हेलो नमस्कार। आज है 1 मार्च 2025 और आज करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। हाल ही में किसे सेबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और इसका जवाब मिलेगा थोड़ी देर बाद। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला सवाल कौन सा होने वाला है। दिया सलाई किसकी आत्मकथा है? एक आत्मकथा है। पहले बात तो आप देख लीजिए, दिया सलाई जो है वो कैलाश सत्यार्थी जो हैं वो उनकी आत्मकथा है। ये जो शख्स देख रहे हो आप, इनका नाम कैलाश सत्यार्थी है। इनका जो जन्म हुआ था वो मध्य प्रदेश के विदिशा में हुआ था और इनका एक बहुत फेमस आंदोलन है बचपन बचाओ, बचपन बचाओ, जहां पर ये क्या करते, जो अनाथ बच्चे होते हैं इनको है ना एनजीओ के माध्यम से, बचपन बचाओ क्या है, एक एनजीओ है और इसकी मदद से ये जो अनाथ बच्चे होते हैं इनकी मदद करते हैं। और इसी काम के लिए, इसी काम को देखते हुए 2014 में 2014 में इनको नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। नोबेल शांति पुरस्कार इन्हें मिला था और इनको जो ये नोबेल शांति पुरस्कार मिला था 2014 वाला, ये यूसुफ मलाला एक लड़की थी पाकिस्तान में, यूसुफ मलाला, ठीक है, और इनके साथ मिला था। मतलब हम यूँ कह सकते हैं कि 2014 का नोबेल शांति पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी को मिला था और यूसुफ मलाला जो हैं वो पाकिस्तान की हैं, उनको मिला था। अब उनने क्या किया ऐसा, तो पाकिस्तान में जो गर्ल्स एजुकेशन की आवाज़ उठाने वाली पहली महिला बोल सकते हो, या फिर उन्होंने आवाज़ उठाई थी और आतंकवादियों के द्वारा उनको मारा भी गया था। इन स्पाइट ऑफ उन्होंने एजुकेशन की बात की थी और दैट्स वाई उनको नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया 2014 का। और साथ में हमारे विदिशा के, मध्य प्रदेश के विदिशा के हैं कैलाश सत्यार्थी, जिनको भी ये पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा अगर आप कैलाश सत्यार्थी के और भी पुरस्कार देखना चाहो तो इनको ये रॉबर्ट कैनेडी ह्यूमन राइट्स अवार्ड 1995 में मिल ही चुका था। बट अगर हम बात करें तो सीधी सी बात है, यहाँ पर लिखा भी है कि इनको, मैंने बताया भी आपको, विदिशा में जन्म हुआ था। सम्राट अशोक टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, एक इंजीनियरिंग का कॉलेज है विदिशा में, सम्राट अशोक कॉलेज बहुत फेमस है। वहाँ से इन्होंने इंजीनियरिंग में एमई की, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, फिर मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग की है, दोनों डिग्रियाँ वहीं से ली हैं। एंड ही इज़ द फाउंडर ऑफ बचपन बचाओ आंदोलन। बहुत बहुत है ना, बचपन बचाओ आंदोलन। और लिख देता हूँ मैं यहाँ पर आपकी सुविधा है तो ये बहुत ही फेमस सवाल है, याद कीजिएगा। और किसके लिए अगेंस्ट काम करते हैं? वर्क्स अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। मैंने बताया ना आपको, जो बच्चे होते हैं जिनके साथ एक्सप्लॉइटेशन होता है जिन बच्चों का, उनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और दिया सलाई इनकी आत्मकथा है। लिख के ले लीजिए आप, है ना, कहीं पर एक कागज वगैरह में, कि 2025 के एग्जाम में इस बुक से सवाल जरूर एंड जरूर आएगा। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 विकसित भारत 2047 के लिए एक दृष्टिकोण का आयोजन किया गया था और ये पूरा का पूरा समारोह जो हुआ है ये हुआ है मुंबई में, ठीक है। आप ये जो शख्स देख रहे हैं, पीयूष गोयल नाम है इनका। क्या नाम है भाई साहब इनका? पीयूष गोयल। और आपको बताना है कि वर्तमान में ये कौन से मंत्री हैं। ये कोई ना कोई से मंत्री तो होंगे और अगर दिमाग लगाओगे तो ये पूरा का पूरा इंडस्ट्री वगैरह का कामकाज हुआ था इसमें, भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस में। तो आप थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हो कि कौन सी मिनिस्ट्री को हैंडल करते होंगे ये। फिर भी तो ना तुक्का लगाओ, लगाना जरूरी है। चलिए अभी हम देखते हैं। हाल ही में सशक्त भारत हिंदी पत्रिका, ये एक प्रकार की पत्रिका है, सशक्त भारत है ना, नाम है इसका सशक्त भारत, और इसका पहला एडिशन निकला था, हिंदी में निकला है और इसका अनावरण किसने किया है? राजनाथ सिंह जी ने, ठीक है। और ये जो पत्रिका है पूरी की पूरी, इस पत्रिका को देखो, आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा हमारी जो रक्षा मंत्री जो होते हैं उनके इसमें बातें लिखी हैं। पत्रिका में क्या है, तो रक्षा मंत्रालय के कर्मियों द्वारा लिखित कविताएं, लेख और विचार इसमें शामिल किए गए हैं और प्रशासनिक ढांचे में हिंदी को एकता की भाषा के रूप में प्रोत्साहित किया गया है। इसका आप अगर ई पढ़ना चाहते हो, ई पत्रिका, तो ये आपको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की वेबसाइट पर मिल जाएगा। MOD मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। चलिए आज हम चल रहे हैं चौथे सवाल की ओर। बहुत प्यारा सवाल है। SBI लाइफ इज एन यूनिट ऑफ SBI बैंक और उसने क्या किया है? अपना एक CEO नियुक्त किया है और जवाब ये देना है किसको किया है, तो दोरा बाबू दपर्ती को SBI लाइफ ने अपना CEO नियुक्त किया है। और इनका फोटो नहीं मिला मुझे, लिटरली आई एम सेइंग दैट आई कुड नॉट फाइंड अ गुड फोटो, नॉट गुड बट
कुड नॉट फाइंड अ फोटो है ना, एक फोटो ही नहीं मिला इनका। चलिए तो पांचवा सवाल देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने आईएनएस गुलदार, बहुत प्यारा सवाल है ना, आईएनएस गुलदार भारत का को है ना, आईएनएस गुलदार रिटायर हो चुका है ना, ये तो रिटायर हो चुका है नेवी से, भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनाने का फैसला किया है और इस राज्य का नाम है महाराष्ट्र। देखो महाराष्ट्र की क्या प्लानिंग है कि एक हमारा जो आईएनएस समझ गए, इंडियन नवल शिपमेंट बोलते हैं इसको, और आप समझ ही गए होंगे। एक मिनट, जगह हो रही है भैया, एक मिनट होल्ड ऑन। हाँ, तो क्या हुआ कि एक आईएनएस था, इंडियन नवल शिपमेंट का एक हमारा जहाज था, वो रिटायर हो चुका था। कब हुआ था, मतलब वो रिटायर तो पता नहीं कब हुआ था, बट वो नेवी में 1985 में शामिल हुआ था। अब क्या किया है, उसको एक पर्यटन को डेवलप करने के लिए ऐसा प्लान बनाया जा रहा है कि एक हम कृत्रिम रीफ बनाएंगे समुद्र में। क्या करेंगे, उस देखो एक रीफ होता है तो एक तो नॉर्मली बनता है नेचुरली, है ना। अब ये रीफ को कैसे समझाऊँ आपको, मैं समझा नहीं पाऊंगा यहाँ पर तो मैं, ठीक है, इट इज़ नॉट पॉसिबल, दिस इज द टॉपिक ऑफ एनवायरनमेंट। तो क्या हुआ कि इसको क्या किया जाएगा, इस पानी को समुद्र में डुबो दिया जाएगा, मतलब जहाज को डुबो दिया जाएगा समुद्र में। और इसके बाद यहाँ पर एक रीफ है ना, जैसे कोरल रीफ जो से होती है उस टाइप की, मतलब हम यूँ कह सकते हैं कि नेचुरली नहीं है ये ह्यूमन मेड रीफ का निर्माण किया जा रहा है। तो ऐसा कुछ है इसका प्लान, आप इसको थोड़ा सा सर्च कर लीजिएगा क्योंकि मैं इसको समझा नहीं पाऊंगा, क्योंकि जब अगर आपको रीफ का आइडिया नहीं है, ठीक है, और अगर आपने रीफ नहीं पढ़ी है तो फिर आप समझ नहीं पाओगे कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं। तो अभी अपने देखो, अपने को करंट टाइम के हिसाब से क्या पढ़ना है कि आईएनएस गुलदार जो है उसको कौन जलमग्न संग्रहालय बनाएगा, ठीक है, जलमग्न मतलब पानी में डुबो दिया जाएगा इस पूरे पूरे जहाज को, और ये महाराष्ट्र करने वाला है। आज का छठा सवाल देखते हैं। हाल ही में किसे सेबी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, एंड दिस इज तुहिनकांत पांडे। इससे पहले जो माधवपुरी बूच थी और इनका स्थान लेंगे तुहिनकांत पांडे। अगर हम देखें थोड़ा सा तो ये देख लीजिए, तुहिनकांत पांडे का फोटो है और इन्हें सेबी का 11वां अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो इट मीन्स 10वें अध्यक्ष का नाम क्या था, तो 10वां अध्यक्ष माधवपुरी बूच थी और 11वां किसे बनाया जाएगा, वो तुहिनकांत पांडे को बनाया जाएगा। अब देखो सेबी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। सेबी की स्थापना हुई थी अप्रैल 1988 में, अप्रैल 1988 में सेबी की स्थापना हुई थी, बट इसे एक स्टेटुअरी स्टेटस दिया गया था, मतलब एक सेबी एक्ट आया था और सेबी एक्ट के तहत इसे सांविधिक, देखो एक वर्ड है ना स्टेटुअरी का मतलब क्या होता है, सांविधिक निकाय। तो सेबी जो है एक सांविधिक निकाय है। देखो निकाय का मतलब एक बॉडी होती है ना, तो दिस इज द स्टेटुअरी बॉडी। एंड देखो क्या होता है कि जब भी दो तीन चीज़ें होती हैं, एक तो क्या होता है कि कोई सी भी एक ऐसी बॉडी है जिसका जिक्र अगर संविधान में किया गया है तो वो बन जाती है संवैधानिक निकाय। जैसे कि यूपीएससी एक संवैधानिक निकाय है, सीएजी को बोल लो आप, है ना, और भी कोई सी जैसे इंटरेस्टेड काउंसिल हो जाती है, ये सब क्या होती है, संवैधानिक निकाय होते हैं। बट अगर कोई एक्ट आया है और एक्ट के तहत, उस एक्ट के तहत किसी बॉडी का निर्माण किया गया है, किसके द्वारा, संसद के द्वारा, तो ऐसी बॉडी को क्या कहा जाता है, सांविधिक निकाय या इंग्लिश में स्टेटुअरी बॉडी कहा जाता है। हेडक्वार्टर पूछेगा सेबी का मुंबई में है, याद रखिएगा। एंड चेयरपर्सन तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तुहिनकांत पांडे हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका उद्देश्य क्या है, मेन उद्देश्य यही है कि नागरिक सुरक्षा उपायों के प्रति जागरूक बनाना, आपदा तैयारी को प्रोत्साहित करना, और इसी के लिए हर साल 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। पहली बार 1990 में ये इसका आयोजन किया गया था। 2025 की थीम क्या है, नागरिक सुरक्षा, जनसंख्या की सुरक्षा की गारंटी थीम के तहत ये मनाया जा रहा है। आज का 8वां सवाल देखेंगे हम लोग, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर दूसरा उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया गया है, और यहाँ पर मैं ऑप्शन डालना भूल गया हूँ बाय मिस्टेक, है ना। तो देखो इसका सही जवाब जो है वो चेन्नई आएगा। चेन्नई का जो एयरपोर्ट है उस पर दूसरा सेकेंड टाइम का बनाया गया है। एंड इससे पहले जो कोलकाता का नेताजी सुभाष चंद्र एयरपोर्ट था, वहाँ पर भारत का पहला फर्स्ट जो एयरपोर्ट बनाया गया, एयरपोर्ट पर जो उड़ान यात्री कैफे बनाया गया था, वो खोला गया था, तो वो कोलकाता था। दूसरा क्या है, चेन्नई है।
जो ये शख्स आप देख रहे हैं इनका नाम है राम मोहन नायडू। राम मोहन नायडू जो हैं वो अभी वर्तमान में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, सिंधिया जी को छाप देते हैं कि सिंधिया जी उड्डयन मंत्री हैं हमारे। नहीं, वो लास्ट वाली गवर्नमेंट में थे। 2024 से कौन है अभी हमारे, राम मोहन नायडू हैं। तो इसके तहत देखो क्या हुआ है कि चेन्नई एयरपोर्ट पर क्या किया गया है, उड़ान के यात्री कैफे का उद्घाटन किया गया है। इससे पहले दिसंबर 2024 में कोलकाता नेताजी सुभाष चंद्र जो एयरपोर्ट है कोलकाता में, वहाँ पर पहला खोला गया था। यहाँ पर मैं ऑप्शन डालना ही भूल गया था, बट सही जवाब क्या लगा लोगे आप अपने मन से, चेन्नई लगा लीजिएगा। चेन्नई इज द राइट ऑप्शन। आज का नवा सवाल देख लें। और हाल ही में किस आईआईटी ने भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक तैयार किया है। देखो अभी क्या है कि आप लोग इंस्टाग्राम की रील पर या न्यूज में आप ये वाला फोटो जरूर देख पा रहे होंगे कि अब भारत जो है दुनिया की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन बनाएगा। तो देखो हाइपरलूप क्या होता है ना, इसको समझ लो। बहुत तरह वो है ये आईआईटी मद्रास। देखो अभी हाइपरलूप समारोह का भी आयोजन हुआ था, तो वो भी मद्रास ही आएगा। अब मद्रास आईआईटी ने ये पूरा डेवलप कर लिया है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक ऐसे बंद ये होता है, आप यूं बोल सकते हो जैसे कि एक प्रकार की सुरंग कैसी होती है ना, ये सुरंग होती है और इसके अंदर चलती है ट्रेन। जैसे बुलेट ट्रेन की रफ्तार 400, 500, 600 किलोमीटर होती है, बट हाइपर लूप की रफ्तार ऐसा किया जा रहा है कि 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। एंड दिस इज, अगर ये सब हो जाएगा तो इंडिया विल क्रैक रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड ब्रेक हो जाएगा भारत का 1200 किलोमीटर आवर की रफ्तार से ट्रेन चलाने का। अब देखो इसमें क्या होता है मालूम तुमको, ये एक पूरा का पूरा निर्वात होता है, वैक्यूम होता है, और इसके अंदर विद्युत चुंबकीय मैग्नेटिक लेविटेशन पोर्ट्स कहते हैं इनको हम लोग, जिसके तहत ये ट्रेन जो होती है ना, ये सतह पर नहीं चलती है, ये बीचों बीच चलती है, थोड़ी सी ये इतना ऊपर रहेगी ये इससे। और इसमें अभी ये ट्रैक जो बनाया गया है ना, इस टेस्टिंग ट्रैक है, एक प्रकार का टेस्ट हम कर रहे हैं अभी इसको कि ये सफल होगा कि नहीं होगा। एंड ये 422 मीटर का एक ट्रैक बनाया गया है पूरा का पूरा हाइपर लूप का। इसके अंदर ये कैप्सूल बोल सकते हो इसको, इसके अंदर ट्रेन चलेगी और बहुत ही खतरनाक माहौल होने वाला है अगर ये सफल हो जाता है तो। चलिए, रेलवे की हेल्प की, रेलवे, इंडियन रेलवे एंड आईआईटी मद्रास दोनों की मतलब ये यूँ कह सकते हैं कि दोनों ने एग्रीमेंट किया था इसको लॉन्च करने के लिए। चलिए आज का अंतिम सवाल देखते हैं। शून्य भेदभाव दिवस। शून्य भेदभाव का मतलब क्या होता है, सीधी सी बात में जीरो डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए। अर्थात मैं आपसे बताता हूँ मैं आपको क्या होता है इसका मतलब, कि भेदभाव नहीं करना है किसी भी रूप में, किसी रूप में, कोई सा भी हो। जैसे कि हमें भेदभाव से मुक्त एक वातावरण होना चाहिए। देखो हमारे संविधान तो खुद बोलता है, भारत का संविधान क्या बोलता है, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार क्या कहता है कि सभी लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाए, हम भेदभाव नहीं करना है। जैसे कि हमारे संविधान के अनुच्छेद नंबर 15 में हमें बताया गया है कि धर्म, 5 आधार बताए गए हैं, जैसे कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, वंश के आधार पर और जन्म स्थान के आधार पर। इन 5 आधार पर राज्य केवल है ना, राज्य केवल इन 5 आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। इसके अलावा दूसरे आधार पर भेदभाव किया जा सकता है, बट हमने देखा है कि देखो नहीं, भेदभाव नहीं करना चाहिए, है ना, सभी एक जैसे रहने चाहिए सभी को, ठीक है। और ऐसे लोग जिनके साथ भेदभाव होता है उनको भी समाज की मुख्य धारा में लाना उद्देश्य होता है, और इसी के लिए हम 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाते हैं। वी स्टैंड टुगेदर थीम के साथ मनाया जा रहा है। वी स्टैंड टुगेदर का मतलब होता है हम एक साथ खड़े हैं। तो ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण सवाल। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।